नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कक्षा वाइज, टॉपिक वाइज धुरंधर सीरीज जिसका नाम है साथियों। और देख पा रहे हो, आओ मूल किताबों का अध्ययन करें। तो साथियों, मूल किताबें जो स्कूल्स में चलती हैं, विद्यालयों में जो चलती है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, उन सभी किताबों का जो एमसीक्यूज है, उन सब का जितने एमसीक्यू बन सकते हैं टॉपिक वाइज, हम उन सब का टॉपिक वाइज और कक्षा वाइज अध्ययन करेंगे। आने वाली सभी एग्जाम से आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी की कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये हमारा धुरंधर सीरीज, जिसमें कि एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर पार एजुकेशन के माध्यम से। साथियों, आपको मिलेगा इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको हम सम्मिलित करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो साथियों, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन अवश्य कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप अवश्य कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कक्षा 6। दोस्तों, कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 6 की जो पुस्तक है, मूल बुक है जो विद्यालयों में चलती है, कक्षा 6 हमारा राजस्थान। कक्षा 6 वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम शामिल करें साथियों। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान एक परिचय। तो साथियों, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, देन उसके चारों ऑप्शन बोलूँगा और फिर सबसे लास्ट में उसका आंसर बताया जाएगा। तो साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज आपकी, इसका आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपनी स्वयं की सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, जांच कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। आप हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको आंसर लिख देना है। ऑप्शन भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, या फिर उसका सही आंसर भी लिख सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी खुद के द्वारा परख ली जाएगी। दूसरा, यदि आंसर गलत होता है तो भी साथियों आपके पास बहुत अच्छा ये सुअवसर रहेगा कि उसका सही आंसर है लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा। यदि आपका गलत भी हो जाता है तो आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, कह सकते हैं एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज है, मूल जो बुक्स है, अभी जो है आरपीएससी अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि मूल किताबें पढ़नी होगी सफलता के लिए। तो साथियों, आर पार एजुकेशन के माध्यम से मूल किताबों का अध्ययन शुरू करवा दिया गया है। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं टॉपिक वाइज, हमने सभी एमसीक्यूज को शामिल कर लिया है। इसके ऊपर आपका रेस्पॉन्स किस प्रकार का आता है, तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का जो टॉपिक वाइज है, सीरीज पूरा होने के बाद में हम जो बुक है उनका भी अध्ययन शुरू करवा देंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉप एमसीक्यूज कितने बन सकते हैं हर एक टॉपिक से, हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहनत और हमारी ये नई पहल आपको जरूर पसंद आएगी और आप सब भरपूर हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। साथियों, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जिसके अंतर्गत जिस वीडियो पर अधिक लाइक और कमेंट्स आते हैं उनको यूट्यूब अधिकतम लोगों तक सर्कुलेट करता है, अधिकतम लोगों तक पहुंचाता है, उसकी रीच बढ़ जाती है साथियों। तो आपको करना क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको कमेंट्स करने हैं, कमेंट के अंतर्गत आपको आंसर देने हैं। आंसर देने से साथियों आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप होगा और आपका एक एक जो कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अधिक हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा उसके द्वारा मिलती है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देना। जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, तो घंटी के निशान को सभी को दबा लेना है। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जैसे ही कोई हम नया वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव सेशन लेते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई बतानी है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 3,42,946 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 4,950 किलोमीटर। तो आपके पास 30 सेकंड का मैक्सिमम टाइम दूंगा मैं आंसर लिखने के लिए। जो है आप है कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर लिख सकते हो साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो सही आंसर हो जाता है साथियों इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 5,920 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? जो राजस्थान है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है 61.11%, ऑप्शन नंबर 2 है 10.41%, ऑप्शन नंबर 3 है 15.91%, ऑप्शन नंबर 4 है 9.99%। तो साथियों सही आंसर आपको सभी को देना है इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर। जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं उनको भी आंसर देना है, और जो लाइव होने के बाद यदि इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है, जिससे कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सको और आपका जो है मोटिव है, या कह सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस है काफ़ी डेवलप हो सके, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बुक वाइज है, कक्षा 6 की चल रही है, टॉपिक वाइज हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को। तो साथियों सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 10.41%, 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई बतानी राजस्थान में कितनी किलोमीटर है? तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन आपके सामने साथियों, ऑप्शन नंबर 1 है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 3,42,946 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 4,950 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना आंसर लिख देना साथियों। क्या इसका सही आंसर होगा? साथियों सभी को आंसर लिख देना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1070 किलोमीटर। साथियों 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो साथियों हम बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। अन्य यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखना कि हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 मिनट आसानी से लगा देते हैं। हम 1 मिनट में लगभग 2 क्वेश्चन है यहाँ पर है लेने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि समय आपका इम्पोर्टेंट है, तो समय को ध्यान में रखते हुए और हमारा काम भी जो है बन जाए और समय भी अधिक ना लगे। मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है कि इस वीडियो लेक्चर्स में के माध्यम से कक्षा 6 के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों उनको सम्मिलित करने का है, तो हमारा वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना बने और हमारे क्वेश्चन भी सभी इसमें सम्मिलित हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम बताना साथियों। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर 2 है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर 3 है डुरंडर रेखा, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो साथियों सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। सभी का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 25, ऑप्शन नंबर 2 है 29, ऑप्शन नंबर 3 है 28, ऑप्शन नंबर 4 है 33। भारत में वर्तमान में राज्यों की कितनी संख्या है वह बतानी है साथियों। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? कमेंट सेक्शन में जाना, सभी को कमेंट करना साथियों। जिसके जितने अधिक कमेंट आएंगे मतलब कि जितने सही आंसर होंगे उनका नाम है अगले वीडियो सेक्शन में लिया जाएगा साथियों। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनकी है रैंक भी बताई जाएगी साथियों कि किसकी कौन सी रैंक चल रही है साथियों। और सभी को कमेंट्स अवश्य कर देने हैं। तो सही इसका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो सही इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, आंसर अपना दे देना है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल के अनुसार है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान इसका सही आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर सिरोही, ऑप्शन नंबर 2 है धौलपुर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमेर धौलपुर। तो सही आंसर है कमेंट सेक्शन में जाना है, सही आंसर आपको लिख देना है साथियों। 30 सेकंड का समय मैक्सिमम आपको मिलेगा, उससे अधिक समय हम नहीं दे सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो है उसकी लंबाई अधिक ना बढ़े, छोटा वीडियो हो और उसमें सभी प्रश्न शामिल करने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि आपका समय है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें इसकी फ़िक्र है कि आपका समय अधिक ना लिया जाए और आपको है पूरा कंटेंट आपके सामने रख दिया जाए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का
सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर सबसे बड़ा और सबसे छोटा धौलपुर जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। तो साथियों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा खैरथल, तिजारा। नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है? मतलब कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन बताना क्या है इसमें कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार बताना है इसमें कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है? भारत कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है राजस्थान की। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की क्या स्थिति है, अवस्थिति क्या है, अक्षांश देशांतरी अवस्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 बता रहा है कि 21 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है कि 69 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 21 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है साथियों कि 79 डिग्री 17 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 23 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश व देशांतर विस्तार आपको रट लेना है, ये रटने की चीज़ है साथियों, उसको रटना ही पड़ेगा कि राजस्थान का अक्षांश व देशांतर विस्तार क्या होगा। तो सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सही आंसर होगा साथियों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 है एशिया, ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है यूरोप। सही आंसर देना सभी को। सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए साथियों, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। यदि आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो, तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है साथियों। आप यहाँ पर कमेंट्स करते हो तो आपका पेज भी नहीं भर रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, ना आपका पेन ख़राब हो रहा है साथियों। तो पेज और पेन की जो है चिंता ना करते हुए और किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा यूट्यूब के द्वारा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क रहती है। तो बेझिझक होकर के आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट रुकने नहीं चाहिए साथियों, लगातार आपके कमेंट आते रहने चाहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो आपसे, और आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सको, अपनी तैयारी को परख सको। तो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एशिया। एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन साथियों। राजस्थान की भारत में अवस्थिति है कि राजस्थान है वह भारत में कहाँ स्थित है, कि उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है, बताना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व पश्चिम। कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में अवस्थित है, बसा हुआ है। सही आंसर अपनी ओर से दीजिए साथियों, कमेंट सेक्शन में सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, और ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, आंसर लिख देना है साथियों, क्या इसका आंसर होगा। तो कोटा और बूंदी बारां झालावाड़, तो कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग है, जयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा संभाग। कोटा संभाग इसका सही आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है?
हमारा राज्य राजस्थान है, इसमें सबसे पहले सूर्योदय, सूर्य कहाँ उगता है और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है, बताना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर और ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सभी को करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और साथियों, राजस्थान में भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक जानने के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए साथियों। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाई जाती है। सभी एग्जाम्स के लिए निःशुल्क नोट्स आप तक घर बैठे पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा डेली क्विज डालते हैं साथियों, पोस्ट के माध्यम से पोस्ट में जाकर के देख सकते हो, डेली क्विज है, डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट जीके, राजस्थान जीके, भारत के जीके का। इसके अलावा साथियों इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो साथियों उसको आप हल कर सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो। उसके अलावा प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कीजिए साथियों, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको एक बार अवश्य देखिए। आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट बनाकर हमने उसके अंदर परोसा हुआ है, डाला हुआ है साथियों, कचरा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं साथियों। एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो हमारे द्वारा डाला जाता है, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। देख करके आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर। धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होगा। सबसे पूर्व में धौलपुर है, तो सबसे पूर्व में सूर्योदय होता है धौलपुर में, और सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है। मतलब कि जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होगा वहीं पर सूर्यास्त सबसे पहले होता है, तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है, बताना सभी को। ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 है धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। सही आंसर कमेंट करके बता देना साथियों, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर इसका लिख दीजिए साथियों। क्या इसका सही आंसर होगा? राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? साथियों, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पूर्व में होता है। पूर्व में सूर्य उगा, मतलब कि सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। तो सबसे बाद में कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम में। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है ये देख लेना आपको। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है, सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। जैसलमेर इसका सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन साथियों आपके सामने। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य के पड़ोसी राज्यों की संख्या, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 8, ऑप्शन नंबर 4 है 4। सही इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाना, सभी को आंसर इसका लिख देना साथियों। लाइव लाइव देख रहे हो तो लाइव दे दीजिए इसका आंसर, वरना कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बता दीजिए साथियों, सभी को आंसर बताना है इसका। राज्य में राजस्थान में कह सकते हो कि पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर है इसमें 1 सही होगा, 5। 5 5 5। देखिए साथियों, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है, जिसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है, बाउंड्री राजस्थान से लगी हुई है। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी हो गई है साथियों? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, क्वेश्चन से पहले है लेसन नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। हमारा दूसरा जो टॉपिक है कक्षा 6 टॉपिक नंबर 2, कक्षा 6 टॉपिक नंबर 2 एनसीईआरटी ऑल एमसीक्यूज, जो कि टॉप एमसीक्यू है कक्षा 6 के एनसीईआरटी की बुक। इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे साथियों आपके सामने रखने का प्रयास। तो पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर 1 अलवर, ऑप्शन नंबर 2 ढूढाड़, ऑप्शन नंबर 3 विराटनगर, ऑप्शन नंबर 4 है सिवी। मत्स्य जनपद की राजधानी बतानी है साथियों। मत्स्य जनपद की राजधानी बतानी है सभी को। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी अपना आंसर लिख दीजिए साथियों, सभी को आंसर देना अनिवार्य है। सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी को क्या है,
आंसर देना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिलता है ना, उसी प्रकार से इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखने भी अनिवार्य है। सभी को आंसर देने हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को आंसर देने हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी होगी साथियों ऑप्शन नंबर 3 विराटनगर। इसका सही आंसर हो जाने वाला है विराटनगर, ऑप्शन नंबर 3। दिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 तो साथियों बता रहा है कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 2 मालव, ऑप्शन नंबर 3 है वागड़, ऑप्शन नंबर 4 है हाड़ौती। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को इसका आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में चले जाना है। आंसर सभी को देना चाहिए, ऑनलाइन लाइव देख रहे हो या लाइव होने के बाद वीडियो देख रहे हो, 10 दिन के बाद देख रहे हो, 2 दिन के बाद देख रहे हो, 1 साल के बाद देख रहे हो, कभी भी इस वीडियो को आप दीदी देख रहे हो, उस समय आपको आंसर देना है। टेस्ट सीरीज का महत्व तभी आपके लिए उपयोगी हो सकता है जब आप उसका आंसर लिखो और अपना सेल्फ एनालिसिस करो। तो आंसर देने से बिल्कुल भी झिझक नहीं रखनी है। गलत होता आंसर तो कोई बात नहीं, आपको सही आंसर मैं बता रहा हूँ। सही आंसर उसी समय आप करेक्शन उसमें कर सकते हो कि ये आंसर नहीं हो करके ये आंसर होगा। लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा, लंबे समय तक याददाश्त बनी रहेगी, लंबे समय तक आप उसको याद कर सकोगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हमारा संघर्ष जारी है आर पार एजुकेशन के साथ। आरपीएससी अध्यक्ष का जो बयान आया है कि मूल किताबें पढ़नी होगी सफलता के लिए, तो मूल किताबों का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है। मूल किताबें कौन सी होती है? जो स्कूली शिक्षा में चलती है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके अलावा कॉलेज शिक्षा में जैसे हमने स्नातक ग्रेजुएट किया है साथियों, जैसे बीए है या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, तो उस समय जो मूल किताबें चलती है साथियों, जो राइटर्स की है, वो किताबें पीजी कर रहे हो तो पीजी में जो बुक्स चलती हैं उन्हें मूल किताबें कहा जाता है साथियों। तो मूल किताबों का अध्ययन हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले एमसीक्यूज बैच है, धुरंधर सीरीज चल रही है। उसके बाद में हम साथियों कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो बुक्स है साथियों, उनका अध्ययन करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों। यदि आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो हम इसको जारी रखेंगे साथियों, श्रृंखला को। तो क्वेश्चन है कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? सही आंसर होगा साथियों इसमें हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 4 है हाड़ौती। हाड़ौती इसका सही आंसर होने वाला साथियों, हाड़ौती इसका सही आंसर होगा। लिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? सभी को आंसर देना है। स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने, क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, आंसर आपको देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 2 है मालव, ऑप्शन नंबर 3 है वागड़, ऑप्शन नंबर 4 है मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर, अजमेर ब्यावर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर कह दीजिए, अजमेर ब्यावर का क्षेत्र क्या कहलाता है साथियों? सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर देना, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लगातार कमेंट्स चलते रहने चाहिए और आप अपना सजेशन सुझाव भी दे सकते हो साथियों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी आपके कमेंट्स के द्वारा, और अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आएंगे साथियों। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज धुरंधर बैच चल रहा है साथियों, जिसका पहला एपिसोड है आज हमारा कक्षा 6। सभी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो पहला एपिसोड पर आपका रिएक्शन क्या रहता है, रेस्पॉन्स क्या रहता है साथियों, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस धुरंधर सीरीज को कितना धुरंधर बनाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 है मेरवाड़ा, इसका सही आंसर होगा मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन साथियों। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में भाषा कहलाती है। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? जो बोली बोलते हो भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 है ढूढ़ाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 3 है वागड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। जयपुर, टोंक, दौसा, मतलब कि जयपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भाषा क्या कहलाती है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? सही आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए साथियों, कमेंट सभी को करना है, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है और सभी क्वेश्चन के आंसर देना अनिवार्य है। आंसर नहीं दोगे तो हर एक क्वेश्चन का है
नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 है, भाग काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन यदि आप खाली छोड़ के आते हो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ साथियों, टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही साथियों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन 2 जनपद थे। महाभारत काल में जो जनपद थे उनमें 2 जनपद कौन से थे? ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी मालव, ऑप्शन नंबर 2 है हाड़ौती मरु, ऑप्शन नंबर 3 है मत्स्य शिवी, ऑप्शन नंबर 4 है मेरवाड़ा गुजराता। महाभारत कालीन जनपद कौन से थे? 2 जनपद बताने हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट्स में सेक्शन में जाइए, कमेंट्स अपना लिख दीजिए, अपना आंसर लॉक कर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। मत्स्य जनपद व सीवी जनपद इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, सभी को आंसर देना अनिवार्य है। प्राचीनतम ग्रंथ या कह सकते हैं प्रथम वेद माना जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। पहला वेद कौन सा है या कह सकते हैं प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर अपना बता दीजिए साथियों। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेदों की संख्या 4 है। इसमें सबसे प्राचीन जो वेद कौन सा है? सामवेद है, एक ऋग्वेद है, एक अथर्ववेद है, एक यजुर्वेद है। सभी को आंसर देना है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी के आंसर देने हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर अपना लिख दीजिए साथियों। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। यदि आप कमेंट्स करते हो तो किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से ये सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क है। अच्छा लगे आपको कंटेंट हमारा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हाइप HYP हाइप को क्लिक कर देना है, जिससे कि ये वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए। जो घंटी का आइकन है, घंटी का निशान, उसको दबाना है। घंटी को सभी को दबाना है, घंटी को दबा दीजिए साथियों, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सभी वीडियोज के, सभी पोस्ट का। सही आंसर होगा इसका ऋग्वेद। सही आंसर होगा ऋग्वेद। सही आंसर होगा ऋग्वेद। प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 2 सीकर, नागौर, चूरू, ऑप्शन नंबर 3 है सीकर, चूरू, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर। कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट में इसका आंसर बता देना है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी में कौन कौन से जिले शामिल हैं? सही आंसर होगा इसका सीकर, चूरू, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर से युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है हारून मेवाती, ऑप्शन नंबर 2 है अली मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर 3 है सलीम खान और ऑप्शन नंबर 4 है हसन खान मेवाती। देखो, खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो राणा सांगा की टीम में कौन शामिल था? राणा सांगा की ओर से कौन लड़ता हुआ मारा गया था, वो बताना आपको। तो सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 4 हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती इसका सही आंसर हो जाने वाला है। तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, आगे भी आने की संभावना इसकी पूरी पूरी है। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश या मालव प्रदेश? मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? ऑप्शन नंबर 1 टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 टोंक, दौसा, झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 सीकर, चूरू, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सभी को आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। लिए चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी?
सीवी जनपद की राजधानी बतानी है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 ढूढ़ाड़, ऑप्शन नंबर 2 बेराट, ऑप्शन नंबर 3 शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 4 है मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी थी साथियों, सीवी जनपद की राजधानी मेरठ, बेराट, बेराट, ऑप्शन नंबर 2 बेराट, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा साथियों इसमें मध्यमिका, मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका होगा साथियों, सॉरी मध्यमिका, मध्यमिका इसके सही आंसर होगा मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका होगा, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, सीवी जनपद की राजधानी होगी मध्यमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना जो प्रशस्ति है उसमें किस राजवंश का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है मालव, ऑप्शन नंबर 2 है सूरसेन, ऑप्शन नंबर 3 है गुज्जर, ऑप्शन नंबर 4 है राजपूत। सही आंसर क्या होगा? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में सूरसेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरसेन, सूरसेन इसका सही आंसर होने वाला है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाना, सही आंसर बताना है कि मत्स्य जनपद है उसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, कौन से वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश है उसका राज्य कहाँ रहा था? ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 है अजमेर मेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ था? तो आपको बताना चाहते हो सही आंसर इसका क्या होगा। तो लिए चलता हूँ सीधे आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका साथियों, ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, मेवाड़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनान के लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सिकंदर के समय तो ऑप्शन नंबर 1 है सीवी, ऑप्शन नंबर 2 है मेदपाट, ऑप्शन नंबर 3 है सूरसेन, ऑप्शन नंबर 4 है कुरु। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरसेन, सूरसेन इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। और नेक्स्ट साथियों हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। अध्याय नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर 2 बांकीदास, ऑप्शन नंबर 3 दयाल दास, ऑप्शन नंबर 4 है श्यामल दास। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर सभी को आंसर देना है, कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ईमानदारी से जो कमेंट्स करेगा उसको ही ये क्वेश्चन है लंबे समय तक याद रहेंगे, मेमोरी में रहेंगे। और कॉन्फिडेंस नहीं करना किसी को भी, और इंटेलिजेंट किसी को भी नहीं समझना अपने को। जो और इंटेलिजेंट समझता है और स्मार्ट और जीनियस समझता है, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है, तो उसके लिए ये टेस्ट सीजन नहीं है, स्किप करके जा सकते हो साथियों। अपने को अति इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि ओवर इंटेलिजेंट समझने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जुड़े हुए हैं वर्तमान में देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन नहीं है साथियों। ओवर इंटेलिजेंट का क्या काम है? ओवर इंटेलिजेंट होते हैं तो जो जीनियस बंदे हैं, जो जीनियस स्टूडेंट है, उनके लिए ये सेशन बिल्कुल भी नहीं है साथियों, स्किप करके जा सकते हो। और इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के लिए सेशन नहीं बना है। तो पहला क्वेश्चन है वंश भास्कर के पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर देना है ईमानदारी से। जो इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, हाइप करेगा, लंबे समय तक याददाश्त बनी रहेगी, एग्जाम के समय सभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, हाइप अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना ईमानदारी से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर 1 वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर 2 है जयानक, ऑप्शन नंबर 3 है दयाल दास, ऑप्शन नंबर 4 है श्यामल दास। पृथ्वीराज विजय
के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में जाना, सभी को कमेंट अवश्य कर देना है। कमेंट करना सभी के लिए अनिवार्य है। आंसर इसका लिख दीजिए कमेंट में। पृथ्वीराज विजय का क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयानक। जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सही आंसर होगा साथियों इसका, जो आपको बताना है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक का नाम। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल देता हूँ साथियों, सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर 2 जयानक। ऑप्शन नंबर 3 नयन चंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर 4 है श्यामल दास। तो हम्मीर महाकाव्य के लेखक कमेंट सेक्शन में जाइए। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन के आंसर देना अनिवार्य है, तो आंसर दे दीजिए अपना। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब जो टेस्ट सीरीज होती है, उसका महत्व इम्पोर्टेंस आपके लिए तभी है जब आप हर एक क्वेश्चन का बिना देखे आंसर देते हो कमेंट करके, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन यही है कमेंट में आंसर देना। तो साथियों बिल्कुल दे दीजिए, इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर 3, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी हमारी महाकाव्य के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और तगड़ा क्वेश्चन, बैक टू बैक सारे क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना, इनकी प्रबल संभावना बन रही है। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 2 जयानक। ऑप्शन नंबर 3 दयाल दास। ऑप्शन नंबर 4 श्यामल दास। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। सही आंसर क्या होगा? जो देरी से जुड़े हैं उनके लिए भी साथियों कि ये हमारी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है, मूल किताबों का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले कक्षा 6 से 12 तक की जो मूल पुस्तकें किताबें जो स्कूलों में विद्यालयों में चलती हैं, उनके कक्षा वाइज टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उनका हम समावेश कर रहे हैं। तो इस आज का पहला एपिसोड है। इस पहले एपिसोड में कक्षा 6 के सभी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उनका हम संग्रह आपके सामने रख रहे हैं। तो कानड़ देव प्रबंध का लेखक है साथियों ऑप्शन नंबर 1 पद्मनाभ। पद्मनाभ, पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, बताना लेखक का नाम। ऑप्शन नंबर 1 है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 2 है पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 3 है नयन चंद्र सूर्य। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बताने का प्रयास कीजिए साथियों। इस पुस्तक का दूसरा नाम बता देता हूँ, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और इसका लेखक कौन है, तो लेखक आपको बताना है साथियों, सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड। जहाजी साहब कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? किसी भी राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उनको क्या नाम दिया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 2 है उत्खनन। ऑप्शन नंबर 3 है स्तंभ लेख। और ऑप्शन नंबर 4 है ताम्रपत्र। तो सही आंसर आपको देना है, इसका प्रयास कीजिए सही आंसर देने का, कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और रैंक हम बताएंगे अगले एपिसोड में साथियों कि किस विद्यार्थी की कौन सी रैंक रही है, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। परफॉर्मेंस भी हम बता देंगे आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है साथियों। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशस्ति। प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साथियों, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अध्याय है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अध्याय नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 लिए चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा इट मीन्स काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस जिले में स्थित है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 है गंगानगर। ऑप्शन नंबर 4 है हनुमानगढ़। कालीबंगा किस जिले में स्थित है, आंसर देना है। कालीबंगा किस जिले में स्थित है, सही आंसर आपको लिख देना है कमेंट सेक्शन में। सभी का आंसर लगभग सही होना चाहिए। कालीबंगा
ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसी के साथ कमेंट करना चाहती हूँ कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सभी को आंसर देना है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बेराट, ऑप्शन नंबर 2 आहड़, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, सही आंसर बता दीजिए साथियों। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भाब्रू शिलालेख अशोक का है, कहाँ से प्राप्त हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेराट। कौन सा राठ? बेराट, बेराट, बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, सभी अभ्यर्थियों के सामने नहीं आया है ये क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है बेराट, ऑप्शन नंबर 2 है आहड़, ऑप्शन नंबर 3 है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर कमेंट में कर देना साथियों, सभी को कमेंट करना है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी, नाचता हुआ पक्षी। ऑप्शन नंबर 1 है बेराट, ऑप्शन नंबर 1 है बेराट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेराट। क्वेश्चन है, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बेराट, ऑप्शन नंबर 2 है आहड़, ऑप्शन नंबर 3 है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जाना है, सभी को आंसर लिखना अनिवार्य है, कमेंट करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन के आंसर देना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है यहाँ पर, बेझिझक होकर के आप आंसर दे सकते हो, तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्का लगा करके उसको याद भी कर लेना हाथों हाथ कि इसका आंसर क्या होगा। लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक मेमोरी में चला जाएगा, एग्जाम दोगे उस समय याद भी आ जाएगा। कमेंट करोगे तो याद रहेगा, वरना कोई गारंटी नहीं है याद रहने की। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेराट। सही आंसर है बेराट, बेराट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बेराट, ऑप्शन नंबर 2 आहड़, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर कमेंट में करना अनिवार्य है, सभी के द्वारा करना अनिवार्य है, कंजूसी नहीं करनी है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जितना जल्दी कमेंट्स करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बेराट, 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 बेराट इसका सही आंसर हो जाने वाला है। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 बेराट, ऑप्शन नंबर 2 बालाथल, ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 गणेश्वर। सही आंसर आपको देना साथियों। एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं? जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का किस प्रकार से लगाएं? तुक्का कहाँ लगाना है? जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जिस एग्जाम में। और तुक्का कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तुक्का लगाने की ट्रिक्स, तो यहाँ पर तुक्का लगाने की ट्रिक्स सीधी ही है साथियों, समझ लीजिए। इसमें आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है कि चारों ऑप्शन है आपको समझ से बाहर है, आपको उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसमें देख लीजिए तुक्का लगाने का ट्रिक समझ लीजिए। जहाँ पर 1 व 2 दोनों ऑप्शन लिखा हुआ आता है, मतलब कि दोनों, मतलब कि दोनों सही है, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। उपयुक्त दोनों लिखा हुआ आता है, या ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों, या ऑप्शन नंबर 1 व 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 2 व 4 दोनों शब्द का प्रयोग होता है जहाँ पर, तो वही इसका आंसर सही हो जाता है। तो तुक्का इस प्रकार से लगाया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 बेराट व बालाथल, बेराट व बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ताम्र संचय संस्कृति कहाँ जाता है? ताम्र संचय संस्कृति कहाँ जाता है? ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है रेड, ऑप्शन नंबर 3 है गणेशपुर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर देना साथियों इसका। ताम्र संचय संस्कृति किसे कहते हैं? आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर दीजिए, अपना आंसर लिख दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन भी लिख सकते हो या पूरा उस आंसर का जो है वो भी लिख सकते हो, उत्तर क्या होगा उत्तर भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में इसका जो है ऑप्शन भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी, या उसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, रेड, बालाथल। नाम लिखोगे पूरा तो शायद अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, लंबे समय तक याददाश्त बनी रहेगी, याद रहेगा, और हमें भी उसको एनालिसिस करने में परेशानी नहीं होगी। ताम्र संचय संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। और आपको बताना है साथियों सभी को कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आंसर दे देना इसका, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में और कहाँ पर। नेक्स्ट है तगड़ा क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मतलब क्या है इसका कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु को काम में लिया गया? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, ऑप्शन नंबर 2 है सोना, और ऑप्शन नंबर 3 है चांदी, ऑप्शन नंबर 4 है तांबा। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? आंसर सभी को देना है, कमेंट सेक्शन में जाइए। तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, भारत और राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा किस धातु को सबसे पहले उपयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा किस धातु को सबसे पहले काम में लिया गया? मनुष्य के द्वारा किस धातु को सबसे पहले उपयोग में लिया गया? ऑप्शन नंबर 4 तांबा। सही आंसर होगा कॉपर, तांबा। ऑप्शन नंबर 4 तांबा, तांबा। नेक्स्ट है अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अग्निकुंड है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है रेड, ऑप्शन नंबर 3 है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। सही आंसर सभी को देना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। मैक्सिमम 30 सेकंड देता हूँ, लेकिन मैं 30 सेकंड से पहले ही क्वेश्चन को हल करवा देता हूँ साथियों। सबसे कम समय में सबसे अधिक जो MCQs हैं वह आर पार एजुकेशन के द्वारा ही हल करवाए जाते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज सबसे कम समय में समाप्त हो जाती है, सबसे अधिक क्वेश्चनों का समावेश होता है हमारी टेस्ट सीरीज में, सबसे कम समय। अन्य प्लेटफॉर्म में जाकर देखना, एक क्वेश्चन में लगभग 2 ढाई 3 मिनट भी लगा देते हैं। हमारे द्वारा 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन है हल करवाए जाते हैं। तो सबसे अधिक स्पीड हमारी है, सबसे अधिक एक्यूरेसी हमारी है, और सबसे शानदार जो कंटेंट है वो तो आप खुद बताइए, अप्रिशिएट कीजिए कि किस प्रकार का कंटेंट हमारा। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य, ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर है 10। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है रेड, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है आहड़। सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। आघाटपुर की सभ्यता किसे कहा गया है, या आघाटपुर सभ्यता किस सभ्यता का अन्य नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर 3 साथियों, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुरा, आघाटपुर जोधपुरा। ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुरा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुरा। नेक्स्ट टॉपिक है आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी के पूर्व मतलब आज़ादी मिलने से पहले सरकार का क्या स्वरूप था? शासन संचालन की कौन सी पद्धति विद्यमान थी? किस प्रकार की पद्धति हुआ करती थी? शासन प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था? तो ऑप्शन चारों आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। ऑप्शन नंबर 1 है खजांची, ऑप्शन नंबर 2 है राजा, ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधान। सेना को वेतन देने का, पेमेंट देने का काम और सेना संबंधी अन्य कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कमेंट सेक्शन में जानना है, आंसर बता देना है, क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी, इसका बख्शी होगा आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों।
ऑप्शन नंबर 1 है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर 2 है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर 3 है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 4 है हरिदेव जोशी। सही आंसर क्या होगा? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 टीकाराम पालीवाल इसका सही आंसर हो जाता है। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? कौन सा सराय? वायसराय। ऑप्शन नंबर 1 है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है माउंट बेंटन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 4 है टीकाराम पालीवाल। सही आंसर बताना कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। कमेंट करना सभी को, आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 लगता है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है जागीर, ऑप्शन नंबर 4 है रियासत। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आंसर लिख देना है। आपके अनुसार क्या आंसर इसका होगा? इसका सही आंसर होगा शायद ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952, 1956, 1954, 1949। सही आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, सही ऑप्शन चूज करना है साथियों। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 1952। सही आंसर होगा 1952, 1952, 1952। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। साथियों सभी को आंसर देना है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है राजा, ऑप्शन नंबर 4 है रियासत। तो सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 3 है राजा, इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राजा इसका सही आंसर होगा साथियों, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना, राजकोष में वृद्धि करना था? क्वेश्चन एक बार फिर साथियों हो, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना था तथा राजकोष में वृद्धि करना था? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 है खजांची, ऑप्शन नंबर 2 है राजा, ऑप्शन नंबर 3 है बख्शीर, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधान। इसका आंसर आपको देना है। कमेंट सेक्शन में चले जाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों। सभी को आंसर देना ईमानदारी से। कमेंट्स आपके लगातार चलते रहने चाहिए, कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। जब तक वीडियो चलेगा तब तक वीडियो के साथ साथ आपके कमेंट्स भी चलते रहने चाहिए। जो विद्यार्थी कमेंट में आंसर देने का प्रयास कर रहा है लंबे समय तक उसके याददाश्त में रहेंगे, क्वेश्चन मेमोरी में रहेंगे। जब वह एग्जाम हॉल में बैठेगा सभी क्वेश्चन है उसके सामने, सभी के आंसर आ जाएंगे और मेमोरी लंबे समय तक याद उसके रह जाएगी। साथियों लिखने से, सुनने से, पढ़ने से तीनों कार्य यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं तो लंबे समय तक याद वह क्वेश्चन, वो तथ्य, वो फैक्ट रहता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खजांची सही आंसर होगा साथियों, खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर 2 है 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन नंबर 3 है 1 अप्रैल 1939, ऑप्शन नंबर 4 है 1 अप्रैल 1934। सही आंसर क्या होगा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट कर देना साथियों। आपके अनुसार क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। शासक जिस किसी को भी जागीर प्रदान करता था तो उसका उल्लेख किसमें होता था? ऑप्शन नंबर 1 है जागीर पट्टा, ऑप्शन नंबर 2 है मनसबदारी, ऑप्शन नंबर 3 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है परगना। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट्स करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन पर कमेंट करनी अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, सभी का आंसर देना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है साथियों, पॉजिटिव मार्किंग हो रही है। क्वेश्चन गलत होता है, आपका आंसर गलत होता है तो उसको आप सही कर सकते हो, दुरुस्त कर सकते हो यहीं पर, और उसको लंबे समय तक याददाश्त में वह चला जाएगा। उसका सही आंसर आपको लंबे समय तक याद रहेगा साथियों, गारंटी से। आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। ऑप्शन नंबर 1 जागीर पट्टा इसका सही आंसर होगा, जागीर पट्टा, जागीर पट्टा। नया आपके सामने अध्याय है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। टॉपिक है नंबर 6 राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, मतलब कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर 3 है थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 4 है हिमालय पर्वत। जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए साथियों, क्या इसका आंसर होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है, नहीं है वो इसका आंसर होगा, नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, नहीं है को, और फिर उसको समझना है कि क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या पूछना चाहता है। नहीं है, भौतिक प्रदेश नहीं है, मतलब गलत कौन सा है वो इसका आंसर होगा। तो साथियों हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा, हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर 4 हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन एक बार फिर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। तो ऑप्शन नंबर 1 है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर 2 है एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है जरगा, ऑप्शन नंबर 4 है कंचनजंगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर बताइए साथियों। इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना, अरावली बचाओ जो कैंपेन है, सेव अरावली कैंपेन, उसके बारे में जागरूकता फैलानी है हमें और अधिकतम लोगों तक वह बात पहुंचानी। इसके लिए हमने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर दीजिए, हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा। सेव अरावली कैंपेन के बारे में बहुत ही अच्छा हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है साथियों, वो आपको प्राप्त हो जाने वाला है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंतर्गत प्राप्त होगा। प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देख लीजिए, वह टॉपिक आपको प्राप्त हो जाएगा। और अरावली से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2026 में जितनी भी एग्जाम होगी अरावली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे गए हैं पहले भी, अब तो बिल्कुल पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। सही आंसर होगा गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, सभी को आंसर देना है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। गुरु शिखर की ऊंचाई भी लिख दीजिए, गुरु शिखर कहाँ स्थित है, कौन से जिले में, ये भी आपको लिख देना है। शिखर इसका सही आंसर होगा। और संतों का शिखर गुरु शिखर को किसने कहा, इसका आंसर देना है। गुरु शिखर की ऊंचाई का आंसर देना है और ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बीहड़, ऑप्शन नंबर 2 है धोरे, ऑप्शन नंबर 3 है बंजर, ऑप्शन नंबर 4 है उत्खात भूमि। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं रेत के टीले। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लिख देना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बताइए। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। तो रेत के टीलों को धोरा कहा जाता है और धोरों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जहाँ पर अधिक सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं और इसी ऋतु में जाते हैं जो वर्तमान में चल रही है सर्द ऋतु, सर्दी की ऋतु में अधिकतम विदेशी और देशी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं धोरों को देखने के लिए। कौन से दोहरे, सम के दोहरे, कहाँ पर है सम के दोहरे, बताना सभी को, सम के दोहरे कहाँ पर है। सम के दोहरे कौन से जिले में है साथियों, दोहरों के लिए प्रसिद्ध है सम, सम कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में जो अत्यंत गर्म धूल भरी हवा चलती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आंधी, ऑप्शन नंबर 2 है लूर, ऑप्शन नंबर 3 है गर्म हवा, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर देना कमेंट सेक्शन में जाकर के। तो साथियों हमारा एक वीडियो लेक्चर से तुक्का कैसे लगाएं वो भी आपको देख लेना है, वैज्ञानिक ट्रिक्स है उसमें तुक्का लगाने की। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आता तो वो सही हो जाता, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, नेगेटिव होगा आंसर तो नहीं होगा वो।
सबसे छोटा आंसर होता है, सबसे बड़ा भी होता है। तो सबसे छोटा है लू, एक ही शब्द का लू, तो सही आंसर हो जाएगा लू। इसका सही आंसर होगा लू। ग्रीष्म काल में चलने वाली अत्यंत गर्म जो हवाएं होती है, धूल भरी हवाएं, उन्हें लू कहा जाता है। लू चल रही है, कब चलती है लू? गर्मी की ऋतु में, गर्मी के सीजन में। गुरु शिखर की ऊंचाई, तो साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? हमने पूछा था आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई कौन से जिले में है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 है 1728 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 1800 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1734 मीटर। सही इसका आंसर होगा 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1722 मीटर। गुरु शिखर सिरोही में है। गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 2 है अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर 3 है समताप रेखा, ऑप्शन नंबर 4 है समदाब रेखा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाने वाला समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। सही आंसर देना साथियों, कमेंट सेक्शन में चले जाइए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए साथियों। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सभी को कमेंट करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन पर कमेंट करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं हो रही है। जो जितना रुचि के साथ इस सेशन को ज्वाइन करेगा, पूरा सेशन देखेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। एनसीईआरटी का सार संग्रह चल रहा है साथियों। एनसीईआरटी एपिसोड फर्स्ट है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज एपिसोड पहला है, फर्स्ट एपिसोड है, कक्षा 6 और सभी टॉपिक को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अब लगभग सभी जो टॉपिक है इसमें शामिल किए जाएंगे। कक्षा 6 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने का प्रयास किया है साथियों। तो आपका एनसीईआरटी क्लियर होने वाला है इसके द्वारा, और यहीं से आपका प्रश्न पत्र बनता है एग्जाम का। क्वेश्चन पत्र एनसीईआरटी बुक से बनता है साथियों। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, झालावाड़ सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता दीजिए। सभी को कमेंट करना, कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चाहे आपका आंसर गलत हो रहा है तो हाथों हाथ हम उसको दुरुस्त करवा देंगे, मैं उसको दुरुस्त करवा दूंगा साथियों, और लंबे समय तक आपकी यादाश्त में चला जाएगा वह आंसर, और वह क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा। जब एग्जाम हॉल में परीक्षा देने बैठोगे तब है आप उसको गलत करके नहीं आओगे। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बताना साथियों। तो देखिए, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर तीनों जिले हैं, स्थान नहीं है। तीसरा है माउंट आबू, ये स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू सही आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। कहाँ पर है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू इसका सही आंसर होगा, माउंट आबू। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बांसवाड़ा झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है झालावाड़ प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर बांसवाड़ा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, बता दीजिए छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान है। कौन सी नदी द्वारा निर्मित है छप्पन का मैदान? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कौन सी नदी के द्वारा ये निर्मित है? ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इसका सही आंसर होगा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। सही आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जाइए, बता दीजिए मेसा का पठार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साथियों कक्षा 6, टॉपिक नंबर 7 जल संसाधन और संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। हर एग्जाम में जल संरक्षण के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 है चंबल, ऑप्शन नंबर 2 है लूनी, ऑप्शन नंबर 3 है बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 4 है माही। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बताना कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख दीजिए साथियों।
बनास ऑप्शन नंबर है एक चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। ऑप्शन नंबर 2 है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 है डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा में। सही आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देना है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? कमेंट सेक्शन में जाना है, सभी को आंसर देना अनिवार्य है साथियों। प्लेलिस्ट पर भी विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देख लेना है। कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके उसका आंसर बताना है साथियों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है 1 बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना क्या कहलाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है खडीन, ऑप्शन नंबर 2 है जोहड़, ऑप्शन नंबर 3 है टाकर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, इसमें हर एक घर में आपको जल को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा के जल को सुरक्षित रखने के लिए भी एक कुएं के आकार की संरचना बनावट आपको मिल जाएगी, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टाका 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 टाका। ऑप्शन नंबर 3 टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बाण गंगा, ऑप्शन नंबर 2 सोम, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 बनास। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा बाणगंगा, अर्जुन की गंगा बाणगंगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। सही आंसर क्या होगा बताना सभी को। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। भरतपुर में है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए, खेती के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है खडीन, ऑप्शन नंबर 2 है संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है टांका, ऑप्शन नंबर 4 है जोहड़। सही आंसर आपको बता देना साथियों, सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। टांका तो क्या है? पीने का पानी, इसमें संरक्षित रहता है, पीने का पानी है। नहाने का पानी, कपड़े धोने का है, भोजन बनाने का है, सामान्य काम में लेने का पानी है। जो खडीन कृषि के लिए होता है, खडीन कृषि के लिए खडीन। ऑप्शन नंबर 1 खडीन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 खडीन। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। नहीं है जहां पर आता है उसको अंडरलाइन करके समझना है। नहीं है, नहीं है मतलब कि कौन सा नहीं है, वो इसका सही आंसर होगा। खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है सांबर, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है पचभद्रा, ऑप्शन नंबर 4 है लूणकरण। सर सांबर खारे पानी की झील है, पिछोला भी खारे पानी की झील है, तो पचभद्रा भी है, लूणकरण सर इसका सही आंसर होगा। सॉरी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पिछोला 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 पिछोला। नहीं है पिछोला, पिछोला नहीं है साथियों। निम्न में से खारे पानी की झील है, निम्न में से खारे पानी की झील है। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 1 है पुष्कर, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है पचभद्रा, ऑप्शन नंबर 4 है गढ़सीसर है। खारे पानी की झील पूछ रहा है साथियों, इसमें सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बता दीजिए। पुष्कर, पुष्कर क्या है साथियों? पुष्कर क्या है? पिछोला क्या है? पचभद्रा क्या है? गढ़सीसर क्या है? पुष्कर मीठे पानी की, पिछोला मीठे पानी की, गढ़सीसर मीठे पानी की, पचभद्रा खारे पानी की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पचभद्रा। पचपदरा सही आंसर होगा, पचपदरा बालोतरा, पचपदरा बालोतरा के अंतर्गत आता है वर्तमान में। नेक्स्ट है साथियों, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राज्य की, राजस्थान की सबसे ऊंची स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है बाल समंद, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है कायलाना, ऑप्शन नंबर 4 है नक्की झील। कौन सा इसका सही आंसर होगा साथियों? तो इसका सही आंसर देना कमेंट सेक्शन में जाइए, सही आंसर बताइए कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। सही इसका आंसर होगा नक्की झील। बताना है कि नक्की झील कहाँ स्थित है। नक्की झील इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील। नक्की झील कौन से जिले में स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है,
ये कमेंट सेक्शन में जाके बताइए नक्की झील कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, स्थान व जिले का नाम। नक्की झील कहाँ स्थित है, स्थान व जिले का नाम। देवताओं के नाखूनों द्वारा निर्मित बताया गया है नक्की झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। सही आंसर क्या होगा साथियों? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। कमेंट सेक्शन में जाकर के जल्दी जल्दी कमेंट कर देना है, झीलों की नगरी सबका आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, उदयपुर सही आंसर होगा। उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर। मानसी वाकला परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकला परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। सही आंसर क्या होगा साथियों? मानसी वाकला परियोजना। सही आंसर क्या होगा? मानसी वाकला परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर सही आंसर होगा। उदयपुर, मानसी वाकला परियोजना उदयपुर। नेक्स्ट टॉपिक है आजीविका के प्रमुख साधन। आजीविका के प्रमुख साधन। क्वेश्चन नंबर 1, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है मक्का, ऑप्शन नंबर 2 है बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 है कपास, ऑप्शन नंबर 4 है गेहूं। सभी को आंसर देना अनिवार्य है, सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि लगभग भारत और राजस्थान क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। लगभग यहाँ पर जो है 75% आबादी कृषक जो कार्य से जुड़ी हुई है। हम सब लगभग किसान हैं, किसान परिवार से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। भारत गांवों का देश है, गांव में क्या होती है, खेती होती है, कृषि होती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 है गेहूं, इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 है बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 है चावल, ऑप्शन नंबर 4 है मक्का। सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। मरुस्थलीय राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थलीय रेतीला राजस्थान है, उसमें सर्वाधिक बोए जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा बाजरा, बाजरा, बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? जो देश का माल है उसको बाहर भेजना क्या कहलाता है? देश में निर्मित जो वस्तु है उसको हम बाहर भेजेंगे तो उसको क्या कहते हैं? एक होता है इंपोर्ट करना, एक होता है एक्सपोर्ट करना, आयात होता है, एक होता है निर्यात। तो जो वस्तुएं हैं उनको देश से बाहर किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, मतलब विदेशों में भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आयात, ऑप्शन नंबर 2 है निर्यात, ऑप्शन नंबर 3 है खनन, ऑप्शन नंबर 4 है रोजगार। तो देश के बाहर माल को भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 है निर्यात, निर्यात, निर्यात इसका सही आंसर होगा। अतिवृष्टि का अर्थ है, अतिवृष्टि का अर्थ है, अतिवृष्टि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है सूखा, ऑप्शन नंबर 3 है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 है बहुत कम वर्षा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए। अतिवृष्टि, अति मानी अधिक, वृष्टि मानी वर्षा, अतिवृष्टि, अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं साथियों? तरबूज जो वाटरमेलन है, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर 1 है रबी की फसल, ऑप्शन नंबर 2 है खरीफ की फसल, ऑप्शन नंबर 3 है जायद की फसल, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सभी का आंसर सही होना चाहिए। खरबूजा, तरबूजा, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन नंबर 3 जायद की फसल, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जायद की फसल, जायद की फसल इसका सही आंसर होगा। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है। ऑप्शन नंबर 1 मछली पालन, ऑप्शन नंबर 2 भेड़ पालन, ऑप्शन नंबर 3 मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर 4 मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं? बताइए आंसर क्या होगा? पोल्ट्री फार्मिंग। कमेंट सेक्शन में जाइए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, सभी को आंसर देना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चनों के आंसर देना अनिवार्य है, सभी को कमेंट्स करना अनिवार्य है, कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, लगातार कमेंट्स जारी रहने चाहिए साथियों, लगातार कमेंट्स होने चाहिए आपके। सही आंसर होगा मुर्गी पालन, ऑप्शन नंबर 4 मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? पशुपालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पशुपालन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 है सातवां, ऑप्शन नंबर 4 है तीसरा। कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। पशुपालन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, दूसरा, दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर 1 है नहरों से, ऑप्शन नंबर 2 है तालाबों से, ऑप्शन नंबर 3 है कुएं व ट्यूबवेल से, ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं व ट्यूबवेल से, कुएं व ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है? राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है?
क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। सबसे कम सिंचाई किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर 1 है नहरों से, ऑप्शन नंबर 2 है तालाबों से, ऑप्शन नंबर 3 है कुएं व ट्यूबवेल से, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हो जाएगा इसका, तालाबों से। तालाबों के द्वारा सबसे कम वर्षा होती है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? और यही क्वेश्चन आएगा, भारत में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? दोनों का आंसर एक ही होगा, गैम्बल ऑफ द मानसून। गैम्बल ऑफ द मानसून, मानसून का जुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पशुपालन को, ऑप्शन नंबर 2 वर्षा को, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि को, ऑप्शन नंबर 4 है अकाल को। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा वर्षा को। वर्षा को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, कक्षा 6, चैप्टर नंबर 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? अनेक बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम में तैयार रहना इस क्वेश्चन का सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है 79.19%, ऑप्शन नंबर 2 है 52.12%, ऑप्शन नंबर 3 है 66.11%, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बता दीजिए साथियों। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तगड़ा क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 3 है 66.11%, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 66.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा सेवा, ऑप्शन नंबर 2 है स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन नंबर 3 है संचार सेवा, ऑप्शन नंबर 4 है बैंक सेवा। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बता देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 108 जो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है। महिला साक्षरता प्रतिशत बताना है। ऑप्शन नंबर 1 79.19%, ऑप्शन नंबर 2 52.12%, ऑप्शन नंबर 3 है 66.11%, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। तगड़ा क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स के लिए तैयार रहना, ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। महिला साक्षरता 52.12%, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 52.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहना, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन नंबर 1 7 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 6 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 5 से 10 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए सही आंसर क्या होगा साथियों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, ऑप्शन नंबर 2 डाक विभाग, ऑप्शन नंबर 3 तकनीकी एवं संचार विभाग, ऑप्शन नंबर 4 परिवहन विभाग। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट करके बता देना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य विभाग। सही आंसर होगा स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। बैंक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? तो साथियों बताना है। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 है फिल्म, ऑप्शन नंबर 3 है सीमेंट, ऑप्शन नंबर 4 उद्योग। बैंक किसका व्यवसाय करती है, सभी को बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है मुद्रा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा, 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 मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, बार-बार आने वाला क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1 अक्टूबर 1965, ऑप्शन नंबर 2 1 अक्टूबर 1967, ऑप्शन नंबर 3 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन नंबर 4 1 अक्टूबर 1964। सही आंसर क्या होगा बताना है सभी को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। सभी को आंसर देना है साथियों, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर सभी को बताना है। और इस सेशन को, इस वीडियो को सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर देना, सभी को लाभ मिलना चाहिए साथियों इसका।
शेयर सभी को करना है, कंजूसी नहीं करनी है, लाइक कर देना है, कमेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए कमेंट्स सभी के। और ऐसा भी कोई विद्यार्थी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को घंटे के निशान को दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, 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 ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई सड़कों की है जोधपुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चैप्टर नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला, लोक संस्कृति एवं कला। क्वेश्चन नंबर 1, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मा का मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 करणी माता का मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 है श्री महावीर जी का मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 है शिव जी का मंदिर। सभी को आंसर देना है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? सही आंसर बताना है, सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, जल्दी-जल्दी कमेंट्स करना है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? कौन-सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? कौन-सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? कौन-सा मंदिर में चूहे पाए जाते हैं? कौन से मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है? सही आंसर होगा करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 आपको बताना है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से स्थान में और कौन से जिले में आता है? करणी माता का मंदिर कौन से स्थान पर है, कौन से जिले के अंतर्गत आता है? करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। एक और क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट में जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? करणी माता का मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है? कौन से जिले के अंतर्गत आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 2 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 3 है पप्पू जी, ऑप्शन नंबर 4 है जसनाथ जी। ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? आंसर देना कमेंट सेक्शन में जाइए सब और आंसर दे दीजिए। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी आंसर दीजिए साथियों। एक और क्वेश्चन इसके साथ ही, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले सांड लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? ऊँटों की बीमारी होने पर किसकी पढ़ का वाचन किया जाता है? तो सभी का आंसर होगा पाबू जी। सही आंसर होगा पाबू जी। ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी, पाबू जी, पाबू जी। राजस्थान की मातृभाषा है। क्वेश्चन एक बार फिर, राजस्थान की मातृभाषा है। राजस्थान की मातृभाषा बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ी। सही आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी-जल्दी कमेंट्स देना है साथियों। कमेंट्स में जाइए, जल्दी-जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी सही आंसर होगा। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है साथियों। वर्तमान में काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सीकर, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। खाटू श्याम जी का मंदिर वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट पैलेस इन इंडिया, भारत का सबसे प्राइम टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट है, सैलानी आते हैं बहुत अधिक मात्रा में साथियों। प्रतिदिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? वर्तमान में राजस्थान का भारत का सबसे प्राइम जो टूरिस्ट जो है पैलेस बना हुआ है, खाटू श्याम जी का मंदिर है साथियों। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। ऑप्शन नंबर 1 सीकर, सीकर, सीकर। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, तगड़ा क्वेश्चन, बार-बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान के आदिवासियों का मेला कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1 है करणी माता का मेला, ऑप्शन नंबर 2 है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर 3 है बाबा रामदेव का मेला, ऑप्शन नंबर 3 है खाटू श्याम जी का मेला, ऑप्शन नंबर 4 है खाटू श्याम जी का मेला। सही आंसर है कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए। आदिवासियों का मेला कौन-सा मेला है? आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है बेणेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बताना साथियों एक और आंसर आपको, बेणेश्वर का मेला किन नदियों के संगम पर और कहाँ पर आयोजित होता है? कौन से स्थान पर आयोजित होता है? उसका नाम बताना है। बेणेश्वर मेला कौन से स्थान पर, किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? कौन से जिले के अंतर्गत आता है बेणेश्वर का मेला? किस देवता को समर्पित है? नेक्स्ट साथियों, सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 श्रावण पक्ष तृतीया, ऑप्शन नंबर 2 भादो कृष्ण
पक्ष तृतीया, ऑप्शन नंबर 3 श्रावण पक्ष सप्तमी, ऑप्शन नंबर 4 है श्रावण पूर्णिमा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा भी आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 भादो कृष्ण पक्ष तृतीया, सबसे बड़ा भी आंसर होता है भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत ने भेंट की? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? सही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 2 है जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 है झाम्बो जी, ऑप्शन नंबर 4 श्रद्धानाथ जी। सही आंसर क्या होगा साथियों? तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल जी ने 1585 में, दादू दयाल जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक बताना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 2 है जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 है झाम्बो जी, ऑप्शन नंबर 4 है श्रद्धानाथ जी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर 3 झाम्बो जी, झाम्बो जी, झाम्बो जी, झाम्बो जी। किस संत का संबंध कतिया सरे बीकानेर से है? किस संत का संबंध कतरिया सरे बीकानेर से है? ऑप्शन नंबर 1 है दादू दयाल जी, ऑप्शन नंबर 2 है जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 है झाम्बो जी, ऑप्शन नंबर 4 है श्रद्धानाथ जी। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर देना इसका सही आंसर क्या होगा। कतरिया सर बीकानेर से संबंध है साथियों यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 झाम्बो जी, सही आंसर होगा झाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है उस्ता कला, ऑप्शन नंबर 2 है टेराकोटा, ऑप्शन नंबर 3 है थेवा, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लू पोट्री। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बताइए उससे पहले जरूरी सूचना साथियों, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो चल रही है आपकी, तो इसके लिए आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है साथियों। पूरे एमसीक्यू जितने भी भूविकल्पीय क्वेश्चन है कक्षा वाइज टॉपिक वाइज उसको हम हल करवा देंगे। उसके अलावा बुक्स का धन भी हम करवा देंगे ये पूरा होने के बाद में साथियों, तो अलग से आपको बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तगड़ा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है बाड़मेर। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना, आंसर बताने का प्रयास करना है। सही आंसर क्या होगा? थेवा कला, तो थेवा कला सही आंसर होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है मावली उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है पोखरण जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 4 बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ का सही आंसर होगा। और हमारा राजस्थान है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 कंप्लीट हो चुका साथियों। कक्षा 6 से जितने क्वेश्चन बन रहे थे बहु के विकल्पीय क्वेश्चन उन सभी को हमने हल कर लिया अब सफलतापूर्वक। कक्षा 6 कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी कक्षा 6 सभी टॉपिक्स को हमने इसमें सम्मिलित किया, सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समाहित किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन के माध्यम से नया कुछ सीखने को मिला होगा। आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञानवर्धन हुआ है, उत्साहवर्धन हुआ है, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हाइप अवश्य कर दीजिए। आपका अपना चैनल है साथियों। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज एपिसोड 1 चल रहा था, जो कि सफलतापूर्वक हमने पूरा कर लिया साथियों। बने रहिए आर पार एजुकेशन पर। सेकंड जो हमारा एपिसोड होगा कक्षा 7 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको समाहित कर लिया जाएगा। तो साथियों सभी तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आर पार एजुकेशन पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।